नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज हम अपना वीडियो जो है चंदेला कालीन जो वंशावली हम के वीडियो सीरीज ला रहे हैं, जिसमें हमने यशोवर्मन तक कर लिया है और अब यशोवर्मन के आगे जो है हम आज धंग, गंड और विद्याधर को पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण धंग है और विद्याधर है। गंड का कार्यकाल 1 वर्ष का ही था, बट वो बीच में है तो इसलिए उनका हमने नाम रखा है ताकि क्रम आपका मिस ना हो। महत्वपूर्ण राजाओं को हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि जो प्रीलिम्स आपका 21 मई को होने वाला है, यदि आप उसमें प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़े हुए आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के राजवंशों से जुड़े हुए जो हम सीरीज ला रहे हैं उसमें उस तरीके के प्रश्नों को आप फाइंड करेंगे और बड़ी कंसेप्चुअली तरीके से इसको हम ला रहे हैं, क्रम से ला रहे हैं और उसके एक क्रोनोलॉजी में ला रहे हैं ताकि कोई चीज मिस ना हो और किस राजा ने क्या ऐसा महत्वपूर्ण किया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसीलिए इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उस समय से तबीयत खराब थी इसलिए ये सीरीज हमारी रुक गई थी। सिंधिया वाली सीरीज अगली सीरीज जो हमारी आ रही है वो होलकर राजवंश को लेकर हमारी सीरीज आ रही है और ये चंदेला वाली सीरीज भी चलेगी क्योंकि एग्जाम करीब आ गया है। इसीलिए वीडियोस अब जो है बैक टू बैक लगातार आएंगे। थोड़े से लेंदी वीडियो भी बनाएंगे अब, ताकि सिलेबस जो है ज्यादा से ज्यादा आपका कवर हो सके। चलिए हम अब चर्चा करते हैं यशोवर्मन के बाद राजा धंग की। राजा धंग के में हम देखेंगे कार्यकाल हमने राजा धंग का लिखा हुआ है 1950 से 1002 तक राजा धंग का कार्यकाल रहा है, जिसको आप देख पा रहे होंगे। अब इस टेन्योर को देखिए तो लगभग 52 साल राजा धंग ने यहाँ पर जो है शासन किया है। 52 साल पर्याप्त होता है अपनी प्रेजेंस या अपनी छाप छोड़ने के लिए, तो यहाँ पर राजा धंग ने अपनी छाप छोड़ी है। देखेंगे इन्होंने इस 52 वर्ष में बुंदेलखंड में, खजुराहो में जो चंदेला वंश की राजधानी थी वहां क्या इन्होंने रोल प्ले किया। मंदिरों से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, किस राजा ने कौन मंदिर बनाया या किस राजा ने किससे लड़ा। तो धंग एक महत्वपूर्ण राजा हैं जिनका रोल इंपॉर्टेंट प्ले है। इसके बाद आए थे राजा गंड, धंग और गंड देव आए थे, ठीक है। इनको हिंदी में गंड देव भी बोला जाता है, ठीक है। ये हम जरा, हाँ ठीक है, छुपा नहीं है मेरे पीछे, वो उसको मैं चेक कर। इनका एक ही वर्ष का कार्यकाल रहा, 1 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो गई, तो इनने ज्यादा कुछ किया नहीं। विद्याधर थे, इनका कार्यकाल भी आप देख लेंगे तो लगभग जो है 25 साल का इनका कार्यकाल रहा। तो इन्होंने भी कुछ विशेष मंदिर बनवाए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मोहम्मद गजनवी को भी इन्होंने भगाया है, देश से हराया है, पराजित किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजा धंग भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ दोनों से क्वेश्चंस आते हैं, जरा ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं राजा धंग से। चलिए राजा धंग, राजा धंग का कार्यकाल आपने देख लिया, 1950 से 1002 तक रहा है। चंदेल राजवंश के जो अगले शासक धंग है यशोवर्मन के बाद, चूंकि ये यशोवर्मन और रानी पुष्पा देवी के पुत्र हैं। यशोवर्मन तक हम कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो हमारे वीडियो में जाके मध्य प्रदेश की डायनेस्टी नाम से प्लेलिस्ट में हमने एक चैनल बनाया, उसमें मिल जाएगा। यशोवर्मन और रानी पुष्पा देवी, यशोवर्मन और रानी पुष्पा देवी के पुत्र थे आपके धंग, ठीक। अब धंग ने क्या किया, ये क्रम आपको हमने जोड़ दिया। इन्होंने सर्वप्रथम जो है साम्राज्य विस्तार करते हुए जो इन्होंने प्रथम काम किया वो किया ग्वालियर दुर्ग। दुर्ग मतलब किला भी होता है, जिसको इंग्लिश में आप फोर्ट भी कह सकते हैं। ग्वालियर दुर्ग को इन्होंने जो है पराक्रमण किया तथा वहां के कछवाहा शासक से ग्वालियर दुर्ग को क्या कर लिया, इन्होंने विजित कर लिया। ये इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। ग्वालियर पे शासन किसका था, ये प्रश्न आता रहता है। मानसिंह कछवाहा शासक थे। सिंधिया वंश में की सीरीज में बात आ चुकी है कि मानसिंह वगैरह का शासन रहा है।
अभी हम होलकर चलाएंगे तो उसमें ये मराठा हम जोड़ेंगे, सिंधिया होलकर वाला। ठीक, तो ग्वालियर पे जो शासन रहा वो किसका रहा? कछवाहा वंश का शासक रहा, और वहां के जो शासक थे उनको हराकर ग्वालियर दुर्ग ढंग ने विजित किया। अब आप देख लिए खजुराहो से ग्वालियर तक क्षेत्र का विस्तार हो चुका है। यशोवर्मन भी जो है एक प्रमुख डोमिनेटिंग राजा थे जिनके हम वीडियो में बता चुके, इसलिए चर्चा यहां नहीं करेंगे। ढंग ने एक काम तो ये कर लिया। दूसरा काम ढंग ने क्या किया, जो सबसे ढंग को प्रोमिनेंट बनाता है, यशोवर्मन से भी ज्यादा प्रोमिनेंट बनाता है, वो ये था कि अभी तक जो नन्नुक के द्वारा जो चंदेल वंश की शासक हुई थी, उस क्रम में जो उन्होंने स्थापना की नन्नुक ने, वो बढ़ा तो, बट अभी भी ये लोग स्वतंत्र स्वाधीन शासन स्थापित नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं ये अधीनता रही, इनको कन्नौज की अधीनता इनके अंदर कहीं बनी रही, तो अपने आप को एकदम पूरा जो आप कह सकते हैं ना कि फ्री महसूस नहीं कर पाए, सवरेन स्टेट अपने आप को नहीं बना पाए कि खुद डिसीजन ले सके। कहीं ना कहीं इन पर एक दबाव बना रहा। ढंग का वो शासन है जहां से चंदेला वास्तविक स्वतंत्र शासक बने, इसीलिए ढंग प्रोमिनेंट हो जाते हैं। देखते हैं जरा इसको। चलिए, तो वास्तविक स्वाधीनता का जनक, वास्तविक स्वाधीनता का जनक राजा ढंग को माना जाता है। एक पॉइंट हो गया इनका महत्वपूर्ण कि वास्तविक स्वाधीनता का जनक। जब भी प्रश्न आएगा कि चंदेला काल में वास्तविक स्वाधीनता का जनक किसे माना जाता है, तो राजा ढंग को माना जाता है। ग्वालियर दुर्ग जीतने के बाद इन्होंने प्रयाग और काशी, बनारस भी जिसे कहते हैं, इलाहाबाद प्रयाग कहा जाता था, फिर वो उसका प्रयागराज नाम हो गया। प्रयाग और काशी पर आक्रमण कर उसको भी जीत लिया, जिसका उल्लेख ढंग के कौन से अभिलेख में मिलता है? नानौरा अभिलेख। याद रख लीजिए, बड़ा फेमस है, यहाँ बहुत सारे यहाँ के शासकों का उल्लेख मिलता है। नानौरा ताम्रपात में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आप आइए, तो इन्होंने खजुराहो के विश्वनाथ मंदिर अभिलेख से उसे कौशल, कृत, सिंहल और कुंतल राज्य का विजेता भी बताया गया है। तो अब खजुराहो के अभिलेख की हम चर्चा कर लेते हैं। आराम से आप सुनिए, समझते चलिए, नोट डाउन कर दिए। यहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं चल रही है, ये वंदे भारत ट्रेन नहीं है, ये एमपीपीएससी की एग्जाम है। इसको आराम से आहिस्ता आहिस्ता समझते समझते ये होगा। अभी अभी जो मेंस हुआ है, 21 तारीख को खत्म हुआ है, उसमें जो कुछ 3 मार्कर्स हैं जो प्री में काम आ सकते हैं, उनको भी हम आपको यहाँ सॉल्व कराएंगे। चलिए, खजुराहो अभिलेख। खजुराहो अभिलेख में यह बताया गया है कि राजा जो ढंग है, इनको कहां कहां का विजेता बताया गया है, वो आपको हम नाम लिख के बता देते हैं, पूछे जा सकते हैं। एक तो कौशल, कौशल के बाद कृत, कृत के बाद सिंहल, सिंहल के बाद कुंतल, कुंतल। इन राज्यों का भी इनको विजेता बताया गया है। ठीक, चलिए, तो ये इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। आगे बढ़े। आगे बुंदेलखंड में महोबा भी है, जो उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। यहां मैं लिख देता हूं, यूपी का एक जिला, आला उदल के लिए बड़ा फेमस है महोबा। ठीक, तो महोबा से प्राप्त कीर्ति वर्मा के अभिलेख
महोबा से प्राप्त कीर्ति वर्मा के अभिलेख के 17वें श्लोक, जरूरी नहीं है ये, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, 17वें श्लोक में उसकी तुलना हम्मीर से की गई है। आप देख लीजिए, ठीक, इसकी तुलना किससे की गई है? हम्मीर से की गई है, कीर्ति वर्मा के अभिलेख से जो महोबा में है। तो ये फैक्ट है कि महोबा में कीर्ति वर्मा का अभिलेख है जिसमें 17वें श्लोक में इनकी तुलना राजा धंग की हम्मीर से की गई है। एक बात, धंग हिंदू धर्म के अनुयायी थे, अतः इनके द्वारा अभिलेखों में वासुदेव, शिव, सरस्वती, गणेश आदि देवी देवताओं का स्मरण किया गया है। हिंदू धर्म के फॉलोअर थे। इसके अलावा जो यशोवर्मन के द्वारा लक्ष्मण मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था, उसको पूर्ण कराने का काम उनके पुत्र राजा धंग ने किया, तथा खजुराहो में शंभु या जिसको विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है, उसको बनवाकर उसमें मरकत मणि से निर्मित शिवलिंग की स्थापना करवाई। ये 2 पॉइंट और आपको इनके हम बता देते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देख लेते हैं। पिता द्वारा लक्ष्मण मंदिर आपसे पूछा जाता है तो आप खजुराहो टिक करते हैं। किसने बनाया? 2 चीजें, यशोवर्मन ने निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, मंदिर को पूर्ण किसने करवाया? पूर्ण करवाया धंग ने। ठीक, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने विश्वनाथ मंदिर इन्होंने बनवाया जो भगवान शिव का था, इसको शंभु मंदिर भी कहते हैं। मरकत मणि से निर्मित शिवलिंग स्थापित करवाई। इज इट क्लियर? तो इन्होंने विश्वनाथ मंदिर बनवाया, लक्ष्मण मंदिर जिनके पिताजी ने का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, उसको पूर्ण करने का काम धंग ने किया। इसके अलावा जैन धर्म के मंदिर भी खजुराहो में पाए जाते हैं, तो इनकी आस्था जैन धर्म में भी थी। इन्होंने जैन धर्म के मंदिरों के विकास में भी जो है अपनी भूमिका निभाई। क्या भूमिका थी, देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रसार हेतु जैन मंदिरों के निर्माण में पूरी सुविधाएं राजा की तरफ से दी गई। चूंकि राजा थे, इन्होंने उसको जैन धर्म को प्रसार करने के लिए जो उनके तीर्थंकर होते उन्होंने कहा, जैन मुनि होते उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण करना है, इन्होंने जमीनें दी और उसमें मदद भी की। तो खजुराहो में जिननाथ का मंदिर है, इसलिए जैनों के लिए भी खजुराहो जो है तीर्थ के रूप में माना जाता है। तो खजुराहो में जिननाथ मंदिर या जिसको पार्श्वनाथ मंदिर भी बोला जाता है, पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण भी जो है राजा धंग के कार्यकाल में ही हुआ है। ठीक, बाकी जैन धर्म को लेकर हमारे चैनल पर वीडियो डाला है, तो आप देख सकते हैं पार्श्वनाथ कौन क्रम में थे, पहले थे, कैसे थे। ठीक है, वो उसकी चर्चा अपन यहाँ नहीं करेंगे। ठीक, तो जिननाथ है पार्श्वनाथ बोला जाता था, तो ये भी राजा धंग के समय में ही हुआ है। ठीक, तो ये राजा धंग की उपलब्धियां थी जिनको हमने जाना है। अब इनके बाद आते हैं गंडदेव, जिन्होंने 1 साल ही जो है काम किया है, और इसके अलावा अब 1 साल 2 साल में क्या ही करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। क्रम के तौर पर बस आप इनको कह लीजिए कि धंग के बाद गंडदेव आए। क्योंकि हमको एग्जाम की दृष्टि से देखना है चीजों को, तो उसकी चर्चा नहीं करना है। अब हम आएंगे विद्याधर में, जो सबसे महत्वपूर्ण राजा थे, और विद्याधर के टाइम पर ही चंदेल वंश अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचा। तो अब हम चर्चा करेंगे विद्याधर जी की। शक्तिमान में गंगाधर थे, उनसे मत रिलेट करिएगा, ये विद्याधर थे। विद्याधर के बारे में हम जानते हैं कि विद्याधर ने ऐसा क्या किया जो सबसे प्रोमिनेंट बन गया और चंदेल वंश जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। गंडदेव की मृत्यु के पश्चात, चूंकि गंडदेव के ये क्या थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, गंडदेव के ज्येष्ठ पुत्र विद्याधर की हम चर्चा करेंगे।
विद्याधर। कार्यकाल हम बता ही चुके, कार्यकाल इनका याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है 103 से 1029। ठीक, साफ नहीं लिखा हो तो एक बार और लिख देता हूं 1029। चलिए, विद्याधर के बारे में यह है कि इनके काल में जो है शासन अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया, चंदेला वंश। साथ में महोबा के जो खंडित अभिलेख से इनकी कानकुज विजय का वर्णन मिलता है। कानकुज क्या था? वर्तमान में जो कानकुज है वो कानपुर है। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम देख लीजिए। जो वर्तमान में कानपुर का एरिया है या कानपुर देहात का एरिया है, उससे लगा हुआ जिला उन्नाव है। यहाँ पर कानकुज रियासत हुआ करती थी। कानकुब्ज जो है एक ब्राह्मणों की आप कह लीजिए कि जैसे ब्राह्मण कई वर्ग में बढ़ते हैं तो ब्राह्मणों में एक वर्ग कानकुब्ज भी होता है, तो उन्हीं वर्ग का वहां पर शासन हुआ करता था, जो आज वर्तमान में कानपुर कहलाता है। आप केवल एरिया समझे उसको कि कानपुर या जो कानकुब्ज विजय विद्याधर ने प्राप्त की। तो ये कहां से मिलता है? ये महोबा के खंडित अभिलेख से मिलता है कि विद्याधर ने कानकुब्ज विजय प्राप्त की। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है मालवा के परमार शासक भोज को पराजित करने का उल्लेख भी इसी अभिलेख में प्राप्त होता है। ये बड़ी बात हो गई कि भोज को भी हराया। ये वही काल है जब राजा भोज भी यह शासन कर रहे हैं मालवा में। तो जरा देख लेते हैं, मालवा के शासक भोज को भी हराया, इसका उल्लेख भी कहां मिला? महोबा के अभिलेख में मिला। ठीक है, हमको लॉजिक से चलना है। दो चीज हो गई, कानकुब्ज विजय, मालवा विजय, भोज को हराया, महोबा अभिलेख में मिला। ये आपके फैक्ट होते जा रहे हैं, आपको लिंक करना है। उस समय कहां कौन राजा था? मध्य प्रदेश में देखिए उस समय भोज मालवा में प्रोमिनेंट हो गए, इधर बुंदेलखंड में विद्याधर प्रोमिनेंट हो गए। यही काल है जब मोहम्मद गजनबी युद्ध करेगा। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, पैरेलल चीजों को पढ़िए आप, समानांतर पढ़ाई करेंगे तो चीजें बनेंगी, जोड़ते रहिए चीजों को। आगे बढ़ते हैं हम। विद्याधर ने विद्याधर चंदेल ने भोज को ग्वालियर तथा दुबकुंड की सहायता से नर्मदा के तट पर पराजित किया। ठीक, भोज को ग्वालियर तथा दुबकुंड की सहायता से, मतलब इन्होंने ग्वालियर की भी मदद ली तथा दुबकुंड की सहायता से नर्मदा के तट पर पराजित किया। परंतु इस युद्ध में भोज विद्याधर का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हुआ। मतलब राजा भोज और विद्याधर आमने सामने नहीं आए। विद्याधर आमने सामने यहां पर नहीं आए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मतलब इन दोनों का आप समझ लीजिए सीधी फाइट नहीं हुई। यहां मैं इसको बना देता हूं ताकि आप इसको समझ पाए। आप समझ जाइए, विद्याधर ये आमने सामने नहीं आए। इसके अलावा ग्वालियर के कच्छप घाट शासक महिपाल के सास बहु अभिलेख है में भी जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो अब दो जगह उल्लेख हो गया है, तो अब इसको मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये कुछ हुआ है। सास बहु अभिलेख, कच्छप जो शासक है महिपाल, कच्छप शासक महिपाल का जो सास बहु अभिलेख है उसमें भी राजा भोज और विद्याधर के युद्ध का जिक्र है, जिसमें यह भी है कि दोनों का आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन राजा भोज जो है पराजित हुए विद्याधर चंदेल से नर्मदा नदी के तट पर। यह मेन इसमें चीज हो गई आपकी। आगे हम इस चीज को बढ़ाते हैं। देखिए, विद्याधर के समकालीन, हमने बोला पैरेलल, विद्याधर के समकालीन कलचुरी शासक, इधर कलचुरी शासक है जबलपुर साइड, आप देख लीजिए। कलचुरी शासक गंगेय देव, कलचुरी शासक गंगेय देव को पराजित किया। इधर इन्होंने जो है कलचुरी शासक
गंगेदेव को पराजित किया। आप देख लीजिए कैसा इन्होंने जो विस्तार किया। अब इसी समय विद्याधर के समकालीन कन्नौज के जो कन्नौज नरेश राज्यपाल से मित्रवत संबंध थे। अब कन्नौज में जो समय नरेश हैं वो राज्यपाल से इनके क्या थे, मित्रतापूर्ण संबंध थे। परंतु जब तुर्की के मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय राज्यपाल बिना युद्ध वहां से क्या है, भाग निकले मोहम्मद गजनवी के डर से। इस बात से विद्याधर को बहुत बुरा लगा कि भारतीय शासक इतने कमजोर है कि बाहर से व्यक्ति आए आप डर को उससे भाग गए। इससे कुंठित होकर कुपित होकर विद्याधर ने कछवाहा शासक अर्जुन को उसके विरुद्ध अभियान करने के लिए भेजा और अर्जुन द्वारा उनका वध कर दिया गया राज्यपाल का, तथा कन्नौज चंदेल सत्ता के अंतर्गत आ गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कन्नौज जो है चंदेल सत्ता के अंतर्गत आ गया। चंदेल सत्ता के अंतर्गत कन्नौज आ गया और राज्यपाल का वध किया है कछवाहा शासक अर्जुन ने। इसको हम थोड़ा सा अब आपको एक डायग्रामिक रूप में बता देते हैं कि कैसे विद्याधर ने मूवमेंट किया। अब आप देखें, सबसे पहले विद्याधर ने क्या किया, उत्तर में गए। खजुराहो से उत्तर में पड़ता है कानपुर, जिसका पुराना नाम कान्यकुब्ज था। ठीक, समझते चलिएगा, लिंक बना लीजिएगा। कान्यकुब्ज था, उस पर इन्होंने कब्जा किया, उनको पराजित किया। दूसरा देखिए आप, पेन बदल लेता हूं मैं। फिर ये पूर्व में गए। पूर्व में कलचुरी वंश था, जबलपुर साइड का एरिया आप समझ लीजिए। तो कलचुरी शासक को हराया। ठीक, कलचुरी शासक गांगेयदेव को हराया इन्होंने। पूर्व में, जैसे आप बोल रहे हैं, पूर्व में कलचुरी वंश का शासक था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहां से देखें आप तो मालवा पड़ेगा इधर दक्षिण में। ठीक, मालवा पड़ेगा दक्षिण पश्चिम में, बेसिकली आप कह ले साउथ वेस्ट या साउथ में। ठीक, तो ये दक्षिण है। ठीक, तो ये मालवा रीजन है। तो मालवा रीजन में भोज को हरा दिया इन्होंने, साउथ वेस्ट या साउथ कह लो। तो आप देख लिए इन्होंने कैसे क्षेत्र को विस्तार किया। और ग्वालियर पे तो पहले ही इनका जो था कच्छप शासक को हरा के इन्होंने जमा लिया था। तो इसके अलावा आप देखेंगे तो कन्नौज में जो शासक थे, अब यहां थोड़ा दूसरा एक डायग्राम बनाते हैं, फिर यहां देखें। कन्नौज जो हर्षवर्धन के टाइम राजधानी बना और जो बहुत फेमस हुआ 6वीं शताब्दी। कन्नौज में शासक कौन है इस समय, राज्यपाल। अब मोहम्मद गजनवी जब आते हैं तुर्की से तो ये भाई साहब भाग जाते हैं। इस बात से विद्याधर को खुन्नस होती है। वो ग्वालियर के कछवाहा शासक अर्जुन से कहते हैं कि जाओ उनके खिलाफ युद्ध करो। अर्जुन राज्यपाल का क्या कर देते हैं, वध कर देते हैं कि कायर हो तुम, मार देते हैं। तो अब कन्नौज में किसका शासन स्थापित हो गया, चंदेल का। चंदेल मतलब विद्याधर का शासन स्थापित हो गया। अब आप देख लीजिए विद्याधर कैसे चंदेला कालीन, आपको जब मैं बोला तो चर्म कन्नौज पर कब्जा कर लिया। जिसके अधीन ये थे आज उसी को उन्होंने अपने अधीन ले लिया। क्लियर। अर्जुन कौन थे, ये कृष्ण वाले अर्जुन नहीं है, ये कच्छप शासक है। ठीक है, ये कच्छप शासक है सॉरी, ये कच्छप शासक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद आप देखें कि फिर जो है महमूद गजनवी आक्रमण करता है।
महमूद गजनवी फिर से आक्रमण करता है। और जब वो आक्रमण करता है तो 1919 में अप्रत्यक्ष 1919 में अप्रत्यक्ष रूप से लड़ा गया और महमूद गजनवी बिना किसी परिणाम के वापस गजनी चला गया, क्योंकि वो तो लूट के लिए आता था। उसके बाद 1022 में वो फिर आया और उसने बुंदेलखंड पर अब जो क्या किया, हमला किया। 1022 में बुंदेलखंड पर उसने एक बार जो है आक्रमण किया, दूसरी बार, सेकंड टाइम होगा उसका। फर्स्ट टाइम आक्रमण 1919 में किया, याद रखिए, ये प्रथम है। आक्रमण किया दूसरी बार 1922 में आक्रमण किया, जिसमें उसने सर्वप्रथम ग्वालियर के दुर्ग पर आक्रमण किया। क्योंकि ग्वालियर आप जानते ही हैं कि गेटवे ही है, ग्वालियर पर आक्रमण किया। 4 दिन पश्चात ग्वालियर के दुर्गपाल ने 35 हाथी जो है उसको भेंट करके अपने घेरे की समाप्ति करवाई कि आप 35 हाथी ले लो भाई साहब और हमें छोड़ो, तो उन्होंने छोड़ दिया। ग्वालियर दुर्ग के पश्चात उन्होंने हमला कहां किया, कालिंजर। आपको पता होना चाहिए कालिंजर कितना प्रोमिनेंट है। शेरशाह सूरी की मौत कालिंजर दुर्ग में ही हुई थी। बुंदेलखंड में राज करने के लिए कालिंजर दुर्ग पर कब्जा हो गया, तो बुंदेलखंड पे आपका कब्जा हो गया। ग्वालियर दुर्ग से जब वो निकला तो 4 दिन बाद कालिंजर दुर्ग पर कब्जा करने के लिए उनकी एंट्री होती है, घेरा डाला, परंतु दुर्ग विजित न कर पाने के कारण दोनों के मध्य संधि हो गई, जिसका वर्णन जय वर्मा के अभिलेख से मिलता है। जय वर्मा के अभिलेख से मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। जय वर्मा के अभिलेख से उल्लेख मिलता है कि 1022 में दोनों आपस में लड़े, बट कोई परिणाम नहीं निकला और कालिंजर दुर्ग विजित नहीं कर पाया। तो ये विद्याधर की शक्ति थी कि आप देख लीजिए कि उन्होंने कालिंजर दुर्ग मोहम्मद गजनवी को नहीं जीतने दिया, और ये उनकी जो है एक सशक्त फाइट थी, जो बताता है कि वो एक प्रबल राजा थे। तो ये विद्याधर की जो है हमने वो चीजें बताई जो इनके लिए इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा इनको महाराजाधिराज कहा गया, जो एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नहीं आता है। तो विद्याधर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमने जान लिए कि कालिंजर दुर्ग विजित नहीं करने दिया महमूद गजनवी को, ये जय वर्मा का अभिलेख से मिलता है। 2 बार उसने आक्रमण किया, 1019 में, जिसमें बिना किसी परिणाम के वो चला गया। अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़ा गया था, डायरेक्ट मोहम्मद गजनवी नहीं लड़ा था, मतलब उसके सैनिक लड़े होंगे। दूसरी बार वो प्रत्यक्ष रूप आया जिसमें दोनों लड़े और कोई रिजल्ट नहीं निकला और कालिंजर दुर्ग वो नहीं जीत पाया। ग्वालियर दुर्ग जीत गया था, लेकिन बाद में मतलब उसमें जो दुर्गपाल थे उन्होंने 35 हाथी गिफ्ट करके अपना घेरा निपटाया, फिर वो कालिंजर को आगे बढ़ा। वो बेसिकली लूट के लिए आता था, लूट दे दो, और वो शासन करने के लिए नहीं आता था। तो वो लूट के लिए आता था, तो उन्होंने दे दिए, तो बात खत्म हो गई। तो आज हमने राजा धंगदेव, राजा गणदेव, उनके पुत्र विद्याधर को पढ़ा। इसके बाद हम जो है आने वाले क्रम में विजयपाल को पढ़ेंगे, ठीक है, और चंदेल वंश की हम पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद चंदेलकालीन मंदिरों के अलग से चर्चा करेंगे। सिंधिया वंश की सीरीज में हमारे सिंधियाओं के द्वारा निर्मित जो कुछ भवन हैं उनकी चर्चा हम अलग से करेंगे। और अब अगली हमारी सीरीज होलकर वंश को लेके आ रही है, तो अगली वीडियो का इंतजार के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।